जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए जनरल नॉलेज में जीके जिसके बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग डेली हाजिर होते हैं। 5 बजे ये क्लास आपकी डेली होती है। तो आज फिर से हाजिर हैं 25 प्रश्नों के साथ। इन 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहता है, मैं लास्ट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा और यूपी के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस विभाग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है ये 2018 में आती है। ठीक है, 2018 में ये लाई जाती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये इसलिए लाई गई कि जो कि कोई भी अगर ज़िला होता है उसका एक सिंगल उत्पाद है तो उसको बेहतर करने के लिए ये योजना लाई जाती है। और ये योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग द्वारा लाई जाती है। आपको याद रखना है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या संसार के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। बोलेंगे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सहारा मरुस्थल होगा। ठीक है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ पर है ये, आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और अफ्रीका के कहाँ, तो आप कहेंगे अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में। ठीक है, उत्तरी हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पर बता दूं सर, गोबी का मरुस्थल ये ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल ये भी आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी। नामीबिया और बोत्सवाना के आसपास जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, यहाँ ये भी आपका कहाँ है, अफ्रीका में बिल्कुल नीचे है। ठीक है, याद रखेंगे। थार मरुस्थल की बात करेंगे भारत और पाकिस्तान में। और अगर आपके एग्जाम में पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा सभी मरुस्थलों से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो थार के मरुस्थल में निवास करती है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर या भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को आपस में कौन सी चीज़ जोड़ती है, तो आपको हमेशा याद रखना है सुएज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर, सुएज नहर जोड़ती है, आपको याद रखना। अच्छा, सुएज नहर के तट पर एक पोर्ट है जिसे पोर्ट सईद कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में कई बार आया है। पोर्ट सईद कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है। भूमध्य सागर की प्रकाश कुंज, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और भूमध्य सागर की कुंजी जो है वो जिब्राल्टर की जलसंधि को कहा जाता है। किसको, जिब्राल्टर की जलसंधि को कहा जाता है, जो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। ठीक है, बात करेंगे मृत सागर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहां पर है, अमेरिका में स्थित है। मृत सागर ये कहां पर है, अमेरिका में स्थित है। ये एक बार और याद रखना, सबसे ज्यादा अगर आपकी लवणता पूछी जाती तो वहां कहां पर है, वान झील में। वान झील ये कहां पर पड़ती है, तुर्की में पड़ती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कैस्पियन सागर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील अगर आपके एग्जाम में आता है तो क्या बोलेंगे आप, कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील। और इससे 5 देश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, रूस, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। ये 5 देश किससे, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। और ये एशिया और रूस को अलग करती है। एशिया और रूस को क्या करती है, अलग, सॉरी एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्या जोजिला दर्रा जोड़ता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। राइट आंसर क्या होगा सर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेह और कारगिल होगा, याद रखेंगे। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेह और कारगिल जो है वो जोजिला दर्रे को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, मैंने कंप्यूटर के भी आज क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहे थे कि कोई कंप्यूटर के भी क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में तो 1-2 देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है लेखपाल में लगभग 3 प्रश्न या 2-3 प्रश्न आपको 110% देखने को मिलेंगे। कहां पर, और साफ साफ सिलेबस में भी कहा गया है लेखपाल में। तो मॉडेम किससे जुड़ा हुआ है कंप्यूटर का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, प्रिंटर से या 4 लाइन। तो मॉडेम जो होता है ये 4 लाइन से जुड़ा होता है, याद रखेंगे। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बेहतरीन आंसर होगा, याद रखेंगे। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। राइट आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम क्या होगा। क्या सही अवरोही क्रम आपको बताना है, बताना सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। अवरोही मतलब सर सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो क्या होगा सर, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, रुक चीन अब आ भारत, ये होता है रुक चीन अब आ भारत। क्वेश्चन का राइट आंसर सर क्या होगा, ये आपका दूसरा होगा, यानी कि ब्राजील, फिर अर्जेंटीना और भारत, फिर सॉरी ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, याद रखेंगे। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छपने वाले प्रश्नों में से ये भी है। अगला प्रश्न कह रहा, ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। निक्की प्रधान है, रानी रामपाल, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे, गुरजीत
सरबजीत कौर। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? वंदना कटारिया। वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है, और इन्होंने ओलंपिक इतिहास में हैट्रिक लगाई है। कमेंट बॉक्स में साफ देंगे इनका किस राज्य से संबंधित, किस राज्य से संबंधित इनका बता देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कोड में लगभग 4-5 प्रश्न में लेकर आया हूं आज। 4 प्रश्न हैं किसके? कंप्यूटर के, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो छपने वालों में से होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डबिंग। तो दोस्तों ये क्लास आपकी मैं बता देता हूं डेली शाम को 5 बजे होती है। जी हाँ, 5 PM पर डेली शाम को होती है, ठीक है, और यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल के लिए स्पेशली होती है। एक और क्लास हम लेकर आते हैं डेली शाम को 7 बजे। ये क्लास जो होती है आपके सभी कंपटीटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। इसमें टॉपिक वाइज हम क्या करते हैं? टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसमें वैसे तो हम हिस्ट्री चला रहे थे, हमने हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से, मतलब दिल्ली सल्तनत तक, प्राचीन काल से लेकर दिल्ली सल्तनत से समाप्त किया। कल हमने सूफी संत पर, सूफी भक्ति आंदोलन पर एक वीडियो लिया था, और आज जो है वो आज हम फरवरी माह का करंट अफेयर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों के साथ। तो आप लोग जो फरवरी के आपने रिवीजन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हें जरूर देखें। 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में वहां से जरूर फंसेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर डबडिंग होगा, ठीक है। डबडिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो आपको दिया गया है निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रम अनुसार आपको सजाना है। बाघ प्रोजेक्ट, हाथी परियोजना और मगरमच्छ परियोजना। देखिए ये एग्जाम में आपके ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको याद रखना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाघ प्रोजेक्ट। जो बाघ प्रोजेक्ट था ये आपको याद रखना है 1972 में लाया गया था। कब? 1972 में लाया गया था बाघ प्रोजेक्ट, याद रखेंगे, ठीक है। 1972 में लाया गया था बाघ प्रोजेक्ट, ये बात याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, ये जो बाघ प्रोजेक्ट था ये आपका कब आता है? 1973 को आता है, याद रखें। कब सर? 1973 को आता है। मगरमच्छ परियोजना जो थी आपकी 1974 को आती है। कब? ये 1974 को आती है, याद रखेंगे, 1974। अच्छा, हाथी परियोजना ये आपको याद रखना है 1991-92 के आसपास आती है, 91-92 में आती है, आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, पहले एक आपका आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर आपका दूसरा आ जाएगा, इसलिए विकल्प उत्तर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, बाघ प्रोजेक्ट आपका जो आया था वो 1973 में आया था। हाथी परियोजना 1991-92 में थी। मगरमच्छ परियोजना 1974 थी। आपको यह बात बहुत अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न इरावती नदी, और बहुत ही बेहतरीन नदी है। इरावती नदी किसमें जा मिलती है? बात करेंगे सर इरावती नदी। इरावती नदी के बारे में आपको याद रखना, इरावती नदी को म्यांमार, कहाँ बहती है सर? म्यांमार। म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है इरावती नदी को, ठीक है, जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखेंगे इरावती नदी को। अच्छा, इरावती नदी पर ही म्यांमार का फेमस शहर है मांडलू या मांडू, कहीं कहीं पर आपको मांडलू दिखा मिलता है, मांडले क्या है? मांडले शहर है, मांडले म्यांमार का है मांडले शहर, जो इरावती के नदी के तट पर स्थित है। ये बात आपको याद रखना। इरावती नदी, इरावती है, साल्वीन नदियाँ, ये आपको बहुत फेमस है। इरावती नदी के पूर्व के जो स्थान होता है, पूर्व के मैदान को चावल का कटोरा कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना, चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहाँ पर कहा जाता है? म्यांमार में। एक बात और याद रखना है, इरावती नदी के पूर्व में एक नदी बहती है जिसे साल्वीन नदी कहा जाता है, ठीक है, साल्वीन। और साल्वीन नदी के पास गोल्डन ट्रायंगल स्थित है। क्या सर है? गोल्डन ट्रायंगल स्थित है, याद रखें, गोल्डन ट्रायंगल स्थित है, जो किसके लिए जाना जाता है? ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसमें? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए गोल्डन ट्रायंगल कहाँ है? तो वो क्या बोलेंगे? म्यांमार में अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इरावती नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बेहतरीन प्रश्न हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? फिर से पढ़ेंगे, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोनॉर्मल या आइसोगोनल, आइसोहिरस या आइसोबाथ। तो राइट आंसर क्या होगा? आइसोबाथ कहा जाता है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छे से ये प्रश्न आपको पता होगा। क्या भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है? तो आपको जानते हैं 82.5 डिग्री हमारे यहाँ रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, आपको बहुत अच्छे से पता हो, ये 5.5 घंटे हमारे जो है वो ग्रीनविच से हमारी जो भारतीय समय रेखा है वो आगे है। ये बात आपको याद रखनी है, कितना? 5.5 घंटे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न,
कंप्यूटर का एक और बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन कैसा, बताएंगे विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है, मैक है या ओपन सोर्स। एक बार और फिर से बता देता हूँ, 25 में से आपका दोस्तों स्कोर क्या रहता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और लगातार ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। लगातार मैं आपके लिए 5 बजे और 7 बजे क्लासेस लेकर आता हूं शाम को, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होती हैं। राइट आंसर इसका ओपन सोर्स होगा। ओपन सोर्स जो होता है ये आपको याद रखना, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा, ओपन सोर्स, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, उत्तरी अटलांटिक मार्ग या सोज नहर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सोज नहर तो बताया, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अभी बता पनामा नहर ये कहाँ है, तो पनामा नहर आप जब मेक्सिको को जाएंगे सर, कहाँ पर, मैक्सिको, तो मैक्सिको के नीचे उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका को के बीच में ये आपको पनामा नहर देखने को मिलेगी, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, पनामा नहर। राइट आंसर फिलहाल इस क्वेश्चन का उत्तरी अटलांटिक मार्ग होगा, जो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, याद रखेंगे। सी यानी कि तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बेहतरीन प्रश्नों के साथ, ठीक है, बेहतरीन आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा एमएस वर्ड और सॉफ्ट में, एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड सॉफ्ट में फ्रंट का आकार, फ्रंट साइज बदलने है शॉर्टकट की क्या होती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और 110% आपके एग्जाम में ये आएगा। कह रहा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में फ्रंट का आकार, फ्रंट साइड बदलने है शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट यस होती है, ठीक है, यफ होती है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल शिफ्ट यफ होती है, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा बृहत ज्वार कब आता है, बताइए बृहत ज्वार कब आता है, जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, जब रात ठंडी हो। राइट आंसर क्या होता है, ज्वार कब आता है, बृहत ज्वार कब आता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बेहतरीन प्रश्न है, याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय किया है, किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय किया गया है, ठीक है। कहाँ सर, मैं आपको बता देता हूँ, अभी हाल ही में वन रिपोर्ट आई है, 2021 में एक वन रिपोर्ट आती है, हर 2 वर्ष बाद, इससे पहले 2019 में आई थी, अब की बार 2021 में आई। ये कहाँ से आती है, 2021 में जो वन रिपोर्ट आई है, हर वन रिपोर्ट जो होती है वो देहरादून से आती है, ठीक है, देहरादून से आती है। प्रत्येक कितने वर्ष बाद, प्रत्येक कहेंगे 2 वर्ष बाद आती है, ठीक है। ये वर्तमान में 17वीं वन रिपोर्ट थी, 17वीं वन रिपोर्ट थी। एक और बात याद रखनी है, इसमें कुछ प्रश्न आपको याद है, सबसे ज़्यादा जो वन थे ये एमपी में सर्वाधिक वन पाए गए हैं, सबसे कम आपको याद रखना हरियाणा में सबसे कम पाए गए हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज हुई, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुई है, कहाँ की, वनों की सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो आंध्र प्रदेश में क्या हुई है, दर्ज हुई, ठीक। अच्छा, आप कह रहा है वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय किसने, राजस्थान ने किया, क्योंकि आप लोग जानते होंगे। अच्छा, राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया गया है, ये करंट का आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड, किससे सर, प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया गया है। जो प्रोजेक्ट बोल्ड है ये किससे संबंधित है, बांस, जो आप समझ ले होंगे, बांस से संबंधित है, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट बोल्ड सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से, बोलेंगे राजस्थान से। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, बोलेंगे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेसर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या एडिटर। राइट आंसर क्या होगा, कंपाइलर कहा जाता है, याद रखें, क्या कहा जाता है सर, कंपाइलर कहा जाता है। सी इस क्वेश्चन का, दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन आंसर है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। कह रहा है विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे। इसका विषय क्या था मैं आपको बता देता हूँ, लिविंग नो वन बिहाइंड, वैल्यूइंग वाटर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, वैल्यूइंग वाटर, दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विश्व जल दिवस 2021 की ये थीम था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपकी और भी नॉलेज इंक्रीज होती है। राइट आंसर क्या होगा, फिर कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया, ये तो आपको रटा होगा। कंप्यूटर माउस का प्रोग्राम जो आपका आविष्कार था वो डगलस
एंजल वर्ट ने किया था, याद रखेंगे। डी इस क्वेश्चन का मतलब चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डगलस एंजल वर्ट ने किया था, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं? तो ये तो आपको पता होगा, भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बता दे कौन साझा करता है, तो कहेंगे गुजरात जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, और दूसरे नंबर में आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में गुजरात वो एग्जामिनर नहीं देता, तो आंध्र प्रदेश आ जाए। अच्छा, सबसे कम सर गोवा लगाता है, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कुछ आपको देश दे दिए गए हैं, अब राज्य नहीं दिए। हालांकि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कुछ देश आपको दे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। मैं आपको बता देता हूं, देखो भारत से गुजरती है, मैक्सिको से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है। अब बांग्लादेश में जाएगी तो कहाँ पर जाएगी? म्यांमार तो जरूर जाएगी, म्यांमार जाती है। चीन जाती है सर, कहाँ पर जाती है? चीन जाती है, और ताइवान जाती है, ठीक है, ताइवान जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। सऊदी अरब से ये रेखा होती है, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब से ये रेखा गुजरती है, आपको याद रखना है। लेकिन ईरान से ये रेखा नहीं गुजरती है। मैक्सिको के पास बरामुडा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बरमुडा देखने को मिलेगा, या वहाँ से भी ये रेखा मैक्सिको से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा जो है टिन भंडार के लिए जाना जाता है, टिन उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? कर्क रेखा, मतलब सॉरी मैक्सिको जो है टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है विश्व में, याद रखेंगे। और एक बात और, मेक्सिको और क्यूबा के बीच जो चैनल है, इसे सर क्या कहते हैं? यूकाटन चैनल कहा जाता है, ठीक है, यूकाटन चैनल कहा जाता है, और इसलिए मेक्सिको को यूकाटन प्रायद्वीप देश भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, विश्व ज्योग्राफी के बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्या पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? तो आप दोस्तों देख रहे होंगे हमारे मॉडल पेपर तैयार करने का तरीका। हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के, इकोनॉमिक्स, कहने का मतलब हर प्रकार के टॉपिक वाइज हो, मतलब सब हर प्रकार जैसे आपका एग्जाम में आता है इस प्रकार से क्वेश्चन लाते हैं, और करंट के भी प्रश्न लाते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में? सर तमिलनाडु में बनाया गया है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, छपने वाले प्रश्नों में से ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? और अंतिम प्रश्नों के धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं। कह रहा है लेजर प्रिंटर जो होता है ये किससे संबंधित है? लेजर प्रिंटर किससे संबंधित होता है? कैरेक्टर प्रिंटर से, पेज प्रिंटर से, लाइन प्रिंटर से, या प्लाटर से? तो आपको याद रखना है जो लेजर प्रिंटर होता है ये किससे? सर पेज प्रिंटर से संबंधित होता है। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और बहुत ही बेहतरीन आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कितने लोग कर पाते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। कह रहा है कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन आयुष्मान, ऑपरेशन कोजीत, या ऑपरेशन पराक्रम? देखो ऑपरेशन जो प्रहार था ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से संबंधित है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑपरेशन कोजीत होगा, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 25 प्रश्न पूरे हुए। 25 में से आपका स्कोर क्या रहता है? 25 में से स्कोर आपका जो भी रहा जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो कोई भी देखें पूरा देखें, क्योंकि मैं बहुत प्रश्न लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में 110% छपने वाले दोस्तों होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अब हम शाम को 7 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, शाम को 7 बजे आज करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास होगी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।